मेरा जो आज की ये बातचीत आप लोगों से है, ये कोई भाषण नहीं है, कोई ऐसे बड़ी शब्दों के साथ जड़ी हुई, अलंकृत की हुई कोई कहानियाँ नहीं हैं। ये मेरे अनुभव और मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और आज की हमारी जो बातचीत है वो हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बातचीत के बिल्कुल प्रारंभ में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें बताना चाहता हूं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब कभी भी बात आती है ज़िंदगी में बच्चों के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में, उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में, तो अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे माँ बाप जो हैं, बहुत सारे टीचर जो हैं, वो आईक्यू को बड़ा महत्व देते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन को, कि हमारा बच्चा इतना बुद्धिमान है, हमारा बच्चा इतना बुद्धिमान है, हमारे बच्चे का दिमाग कम है, हमारे बच्चे का दिमाग बहुत तेज है। ये तमाम बातें अक्सर की जाती हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आईक्यू के बारे में, बुद्धिमत्ता के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को बता देना जरूरी चाहता हूं। वो इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि आपने अगर अपने बच्चे की सही परवरिश करनी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये है कि एक व्यक्ति में आमतौर पे जो बुद्धिमत्ता होती है, आम बच्चे जो होते हैं उनमें 100 से लेकर और 120-25 के आसपास होती है। जिन बच्चों के अंदर 125 से ज़्यादा होती है वो कुछ बुद्धिमान दिखाई देते हैं। जिनकी 100 से नीचे होती है वो हमें थोड़े से सुस्त और पढ़ाई में पिछड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और आमतौर पे जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता लगभग 105-10 के आसपास, 115 के आसपास होती है। लेकिन हमारा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रहता है वो होता है कि इंटेलिजेंस क्या हमारी जिंदगी में सफलता का पैमाना है। अब मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा जिंदगी में बहुत ज़्यादा सफलता के परचम नहीं लहरा पाया है तो क्या उसके लिए उसकी आईक्यू दोषी है? क्या हम पेरेंटिंग के द्वारा किसी बच्चे को बुद्धिमान बच्चे में बदल सकते हैं? ये तमाम चीज़ें आप लोगों को समझनी जरूरी है, क्योंकि मेरे पास बतौर मनोवैज्ञानिक बहुत सारे लोग आते हैं कि आप हमारे बच्चे का आईक्यू टेस्ट कीजिएगा। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने आईक्यू टेस्ट लेकर करना क्या है? वो कहते हैं हम देखना चाहते हैं कि आईक्यू के टेस्ट के माध्यम से हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा जिंदगी में कितना कामयाब हो सकता है, कितने बड़े परचम लहरा सकता है और जिंदगी में किस छोर तक पहुंच सकता है। हम ये जानने के लिए उसकी आईक्यू चेक करवाना चाहते हैं। मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि मैं कभी भी किसी भी बच्चे के आईक्यू टेस्ट के लिए, जब तक कि बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में पिछड़ ना रहा हो, बच्चे को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जिंदगी में बहुत ज़्यादा समस्याएं ना आ रही हों, तब तक हम बच्चे की आईक्यू का टेस्ट आमतौर पे नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम एक बच्चे का आईक्यू टेस्ट कर लेते हैं तो बच्चे के माथे के ऊपर लिखा जाता है कि इस बच्चे की आईक्यू इतनी है, और उसके बाद फिर वो बच्चा सारी जिंदगी एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ाता रहता है। उसके चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है कि भाई मेरी तो बुद्धिमत्ता इतनी है, मैं तो सिर्फ इतना ही काम कर सकता हूं। इसलिए मैं पेरेंटिंग के इस सेशन के अंदर सबसे पहले आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप लोग के बच्चे की बुद्धिमत्ता है, इसकी आपके बच्चे की जिंदगी की कामयाबी के साथ कोई बड़ा लेना देना नहीं होता है। ये मैं आपको अब जो 3-4 मैं आपको बातें बता रहा हूं उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर लोग, जो पहले 5-6 लोग अमीर हैं, उनकी संख्या पहले दूसरे तीसरे स्थान पे चेंज होती रहती है। उनमें बिल गेट्स भी हैं और वॉरेन बफे भी हैं। इसी तरीके से उनमें से अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी हैं। ये जो जेफ बेजोस नाम के महोदय हैं, इनका भी कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा। जो इंटरव्यू लेने वाली महिला थी, इंटरव्यूअर थी, उन्होंने जेफ से सवाल पूछा कि आप अपनी कंपनी में बड़े ओहदों के ऊपर किस तरह के लोगों को रखना पसंद करते हैं। क्या वो जो लोग आपकी कंपनी में आएंगे, जो आपकी कंपनी में बैठेंगे, जो आपकी कंपनी में नौकरी करेंगे, क्या वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने चाहिए?
क्या वो सुपर इंटेलिजेंट होने चाहिए? तो उनका जवाब बड़ा प्यारा था। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कंपनी को चलाने के लिए, इसको बहुत ऊपर लेके जाने के लिए मुझे किसी भी तरीके के बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन लोगों की ज़रूरत है जो कि मेरी कंपनी के अनुसार अपने आप को फिट कर सकते हो, जिनके अंदर इतनी सक्षमता हो, जिनके अंदर इतनी योग्यता हो कि वो मेरा जो काम है उसके अनुरूप काम कर सकें। वही लोग मेरी कंपनी के अंदर काम करते हैं और वही लोग मेरी कंपनी को आज शिखर तक लेकर गए हैं। मेरे कंपनी में चयन के अंदर मैं इंटेलिजेंस को महत्व नहीं देता हूं। ये एक बात। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक दूसरे मनोवैज्ञानिक के पास। इन साहब का नाम है डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन नाम के इस शख्स ने, इस मनोवैज्ञानिक ने पूरी दुनिया भर में कामयाब लोगों का अध्ययन किया। ऐसे लोगों का अध्ययन किया जो बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में बहुत शिखर पे थे, बहुत कामयाब थे और बहुत उनका नाम था। ऐसे लोगों का जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों की आईक्यू बहुत ऊंची थी, जिन लोगों का आईक्यू का स्तर बहुत ऊंचा था, उन्होंने देखा कि उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में उतने सफल नहीं थे जितने वो लोग सफल थे जिन लोगों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस थी। इसका मतलब एक ये भी आप लगा सकते हैं कि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, जो लोग जिनका अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल होता है, जिनकी अपनी इमोशनैलिटी के ऊपर कंट्रोल होता है, आमतौर पे ये देखा गया है कि वो उन लोगों से ज़्यादा कामयाब होते हैं जो लोग बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर एक जो बहुत प्रमुख बात आपको समझने वाली है, जो टीचर्स हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि जितने भी बच्चे आमतौर पे कक्षाओं के अंदर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े शानदार होते हैं, जिनको हम बहुत बुद्धिमान बच्चे समझते हैं, जब उनको 20-25 सालों के बाद हम कहीं पे ढूंढ के देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को ढूंढ के देखते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये ज़िंदगी में उतने कामयाब नहीं होते हैं जितने वो लोग कामयाब होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो स्कूल के अंदर शरारतें करने वाले बच्चे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शिखर पे पहुंचने वाले बच्चे जिनसे उम्मीद नहीं थी, अक्सर वो बच्चे ही ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डैनियल गोलमैन ने जो बात कही है वो आपको समझनी है। पहले बात मैंने आपको ये बताई कि अमेज़न के जो मालिक हैं और वहाँ के जो मुख्य संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनका मानना है कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किस भूमिका में हैं और वो भूमिका आप अपनी कितनी अच्छी निभा रहे हैं। अगर आपका बच्चे का बुद्धिमत्ता का स्तर कुछ भी है लेकिन वो जिस काम में गया है, अगर उस काम के अनुरूप वो काम कर रहा है तो वो अपने काम में जरूर सफल होगा। गोलमैन की मैं आपको बता रहा हूं, गोलमैन साहब ने ये कहा है कि बुद्धिमत्ता से कोई सफलता का लेना देना नहीं है। इस बात से सफलता का लेना देना है कि आखिर आप लोगों की जो बुद्धि है, जो आप लोगों की इंटेलिजेंस है, वो इमोशनैलिटी के क्षेत्र में कितनी काम करती है। जैसे कि मान लीजिएगा कुछ लोग बड़े गुस्सैल होते हैं, कुछ लोगों को अपना गुस्से पे काबू नहीं होता है, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे टेंशन में आ जाते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके ज़िंदगी में जो विकास होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो रहा है, वो अक्सर उदास रहते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको छोटी सी बात बोल दो, जैसे एक वो होती है ना माचिस की स्टिक होती है, जैसे माचिस की स्टिक को अगर आप मैच बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा रगड़ते हैं तो रगड़ते ही रब होते ही वो माचिस की दिसलाई जो है वो फपक के जल उठती है। बिल्कुल मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा कुछ कह दो, थोड़ा सी कोई बात बोल दो तो ये देखा गया है कि अक्सर उनके अंदर एकदम वो आग बबूले हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं। तो ये इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है। और ये देखा गया है कि चाहे ये कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, ये कभी ज़िंदगी में सफलता के परचम को नहीं लहरा पाते हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात जो इसी सिलसिलेवार अपनी जो बातचीत हो रही है, इसी के अंदर तीसरी बात आप लोगों को जो समझनी है कि इस दुनिया में एक इंटेलिजेंस की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आम तौर पे लोगों की बुद्धिमत्ता जो होती है
वो 100 से लेकर 120-25 के आसपास होती है। जो थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, शानदार होते हैं, उनकी 130-35 भी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जिनके अंदर बुद्धिमत्ता इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि वो आम आदमियों से बहुत आगे होते हैं। और ये बुद्धिमत्ता कितनी होती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले व्यक्ति बिल गेट्स की IQ 162 है। अब आप समझ के चलिएगा कि बिल गेट्स वो व्यक्ति है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाकर, ये विंडोज़ बनाकर, जो कंप्यूटर में हम विंडोज़ देखते हैं, ये विंडोज़ का निर्माण करके उन्होंने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। आज की तारीख में हम कंप्यूटर पे बहुत आसानी से काम कर पाते हैं। एक आम आदमी जिसको कंप्यूटर की कोई जानकारी नहीं भी है, वो भी इतना कंप्यूटर का जो हमारा जो ये इतना फ्रेंडली हो चुका है कि एक बूढ़ा आदमी क्या, एक अनपढ़ व्यक्ति क्या, एक छोटा बच्चा क्या, वो विंडोज़ पे काम करना चाहता है तो वो आसानी से कर लेता है। जो ये बिल गेट्स हैं, इनकी IQ 162 है। अब आप लोग समझ सकते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति की IQ 162 है तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा और वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होगा, जैसे बिल गेट्स कामयाब हुए। आइंस्टाइन की भी 160 और 162 के आसपास IQ थी। लेकिन मैं आप लोगों को अभी जो बात बताने वाला हूं वो सुनकर आप लोग बहुत हैरान हो जाएंगे। हमारे भारत में ऐसे 5 से लेकर 7 बच्चे हैं जिनकी IQ बिल गेट्स और आइंस्टाइन के बराबर है। ऐसे बच्चे हैं जिनकी IQ 160, 150, 162 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितने कि आइंस्टाइन थे, जितने इंटेलिजेंट बिल गेट्स हैं। लेकिन बात को आप लोग समझिएगा कि ये लोग आइंस्टाइन नहीं बन पाए हैं, ये लोग बिल गेट्स भी नहीं बन पाए हैं। हालांकि इनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी ये बिल गेट्स और आइंस्टाइन के बराबर नहीं पहुंच पाए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए केवल इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं होती है। अक्सर देखा गया है, स्कूलों में भी देखा गया है कि जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे होते हैं, ज़िंदगी में पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, माँ बाप भी, घर के अंदर माँ बाप जो बैठे होते हैं वो भी अपने बच्चों को, और जो टीचर होते हैं वो भी अपने बच्चों को अक्सर ये बोल देते हैं, यार तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती है। दिमाग में तो ऐसा लगता है जैसे भूसा भरा हुआ है। आमतौर पे इस तरीके की बातें बच्चों को कही जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है, नोबेल प्राइज, चाहे वो उन्होंने लिटरेचर में जीता है, चाहे उन्होंने साइंस में लिया है, फिजिक्स में लिया है, केमिस्ट्री में लिया है, इकोनॉमिक्स में लिया है, ये देखा गया है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों के जब इंटरव्यूज़ लिए गए और जब उनसे बचपन के बारे में उनसे पूछा गया तो ज़्यादातर ऐसे लोगों ने बताया कि बचपन में उनके टीचर्स ने उनको ये कहा था कि मेरे से पक्के कागज़ पे लिखवा लो कि तुम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकते हो, तुम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकते हो, ये मुझसे लिखवा लो। ये टीचर्स ने अपने उन बच्चों को कहा था जिनको बाद में नोबेल प्राइज़ मिला। ऐसे बहुत सारे नोबेल प्राइज़ विजेता हैं जो अपने माँ बाप को याद करके बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हम पे विश्वास खो दिया था और उन्हें लगता था कि उनके बच्चे ज़िंदगी में अब किसी भी ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये अभी तक मैंने आपको जितनी भी 4 बातें बताई हैं, इन बातों के माध्यम से जो पेरेंट्स इस समय हमारे इस शो में जुड़े हुए हैं, जो बातचीत सुन रहे हैं, वो तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई, ज़िंदगी, कामयाबी, सफलताएं, सुख, हैप्पीनेस, लाइफ के अंदर संतुष्टि, ये तमाम चीज़ें बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में बहुत सफल भी रहें और बहुत संतुष्ट भी रहें, बड़े खुश भी रहें, तो फिर समझिएगा कि हम लोगों ने बच्चों का पालन पोषण कैसा करना है, हम उसी के ऊपर हमारी आज की चर्चा चल रही है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और वो अपने बच्चों को जब लेकर आते हैं
तो लेकर आने से पहले वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि हम उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या हम उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या हम उसको आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। तो सर, आपने उसको मोटिवेट करना है कि जो हम चाहते हैं वो बच्चा वही बने। यहाँ पर मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर बहुत ही प्यार से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को ठोक पीट के, काट पीट के गमले के पेड़ न बनाएं। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को बड़ा सुंदर सा पेड़ बनाना चाहते हैं। वो बच्चे के समय समय पे छंटाई भी कर रहे होते हैं, उसकी रूट्स को भी काट रहे होते हैं ताकि वो गमले का एक सुंदर सा पेड़ बन सके। याद रखिएगा, अगर आपने अपने बच्चे को गमले का पेड़ बना लिया तो याद रखिए आप उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बच्चे जो होते हैं उनका नैसर्गिक विकास होना चाहिए, उनका एक नेचुरल विकास होना चाहिए, उनका एक शानदार उनके अंदर एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर आप एक अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छी पर्सनैलिटी भी नहीं दे रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप उसका बहुत नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जो गमले का पेड़ और जो नैसर्गिक नेचुरल पेड़ की मैं तुलना करके आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों को समझना है। ये समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कैसा बने, वो वैसा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। वो उसको उसी तरीके के स्कूलों में डालते हैं, उसी तरीके की उसको शिक्षा दिलवा रहे होते हैं, उसी तरीके की उसकी कोचिंग हो रही होती है, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि आखिर उनका बच्चा कैसा है, उनका बच्चा जिंदगी के किस क्षेत्र में सफल हो सकता है, उनका बच्चा जिंदगी में क्या कर सकता है। मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा एक अच्छा वक्ता है, एक अच्छा एडवोकेट बन सकता है, एक अच्छा नेता बन सकता है, और आप उसको इंजीनियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर बोलने का काम बहुत कम है, तो ये एक जाहिर सी बात है कि आप उसके साथ एक अन्याय कर रहे हैं। यहां पर जो बच्चा है वो उस तरीके का होना चाहिए। ये देखिएगा कि आपका मार्गदर्शन, टीचर का मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक का मार्गदर्शन तो साथ में चाहिए, क्योंकि बच्चे का 18 वर्ष तक उसके भविष्य के बारे में चिंता करना हम सब संस्थाओं का एक बड़ा काम है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बच्चे को काट पीट के, ठोक बजाकर एक गमले का पेड़ बना दें। मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को एक नैसर्गिक विकास दें, एक नेचुरल डेवलपमेंट दें, उसको पलने और उसको फैलने का मौका दें, उसको अच्छे तरीके से सींचें, उसको ऐसी ज़मीन प्रदान करें जहां पर वो अपनी जड़ों को फैला सके। उसको पानी दीजिएगा, उसको समय समय पर उसको जो हमें खादें चाहिए वो चाहिए, ताकि बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा पेड़ बने जिसके ऊपर पक्षी भी आएँ, जिसके ऊपर फल भी लगे, जिसकी छाया भी हो और जो हमारे काम आए। दूसरी तरफ हमें ऐसा एक गमले का पेड़ अगर आप अपने बच्चे को बना रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके ड्राइंग रूम की एक खूबसूरती तो हो सकता है कि आप उसके बारे में लोगों को ये तो कहानी ज़रूर सुना सको, जैसे ड्राइंग रूम में पड़े हुए कोई खूबसूरत महंगे से एक शो पीस के बारे में हम बताते हैं कि ये जो शो पीस है ये मैं दुबई से 5 लाख रुपए का लेकर आया हूँ। ऐसे ही आप गमले में पड़े हुए पेड़ की मानिंद जो अपने बच्चे हैं उनके बारे में कह सको कि वो बच्चा हमारा वहाँ है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसका इतना पैकेज है। लेकिन याद रखिएगा कि जब लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा जिसको आपने गमले का पेड़ बनाया है वो ज़िंदगी में उस तरीके से सफलता हासिल नहीं कर पाया है। कभी उसको कोई मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ जाएंगी, कभी उसके परिवार में कोई समस्याएं आ जाएंगी, कभी बच्चों के साथ कोई समस्या। इस तरीके के लोग जो हैं ज़िंदगी को उतने खुशहाल ढंग से नहीं जी पाते हैं जैसे वो बच्चे जी पाते हैं जिनका नैसर्गिक विकास होता है। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि हम लोग बच्चों का नैसर्गिक विकास करना चाहते हैं, और ये भी मैंने आपको बात बोली है कि बुद्धिमत्ता का जिंदगी की सफलता से कोई बहुत लंबा लेना देना नहीं होता है। बट आईक्यू तो आईक्यू होती है, एक बच्चे के अंदर आईक्यू होती है, एक बच्चे के अंदर बुद्धिमत्ता होती है, और वो बुद्धिमत्ता भी कहाँ मायने रखती है अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी बता सकूं, ताकि जो पेरेंट्स, जो टीचर, जो मनोवैज्ञानिक इस समय इस जो हमारा
पेरेंटिंग का सेशन है यहाँ पर जुड़े हैं, उनको ये समझ आ सके कि आखिर हमने आईक्यू का करना क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्चा जो होता है उसमें एक तरह की आईक्यू नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि मैंने विंडोज़ बना दी क्योंकि मेरा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था। मैथमेटिकल जो मेरी इंटेलिजेंस थी वो बहुत अच्छी थी और मैं बहुत ही उसमें शानदार रहा हूं। लेकिन ज़िंदगी के अंदर जब मैं अपने काम करता हूं, लोगों से मिलता हूं, घूमता हूं और फैमिली के साथ काम करता हूं, एनजीओज़ के साथ काम करता हूं, तो मुझे बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं कुछ चीज़ों में बहुत पिछड़ा हुआ हूं। मतलब बिल गेट्स को भी ये लगता है कि वो बहुत सारे क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। ये पॉइंट आप लोगों को समझना है। देखिएगा, हमारे पास जो बुद्धिमत्ता होती है वो एक तरह की बुद्धिमत्ता नहीं होती है। हमारे पास बहुत सारी किस्म की बुद्धिमत्ता होती है। जैसे कि हो सकता है कि अगर आपका बच्चे के पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो ये समझ के चलिएगा कि वो बच्चा जो है आपका, वो उसकी इंटेलिजेंस ऐसी है कि उसको मैथ बहुत समझाएगा, उसको केमिस्ट्री बड़ी समझाएगी, उसको फिजिक्स बहुत समझाएगी। और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि वो बच्चा इंजीनियरिंग में चार्टेड अकाउंटेंट भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। जहां पे भी रीजनिंग की आवश्यकता होगी, जहां पे भी मैथ की आवश्यकता होगी, कंप्यूटर के क्षेत्र में वो बच्चा बहुत कामयाब होगा। ये उसकी एक अलग किस्म की बुद्धिमत्ता है। इसी तरीके से कुछ बच्चों के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। वो मतलब बाकी क्षेत्रों में ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी म्यूजिक को सीख लेते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीख लेते हैं। अगर एक आम आदमी को आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाएंगे तो शायद वो जल्दी से नहीं सीख पाएगा। लेकिन जिस बच्चे के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो बच्चा बहुत जल्दी म्यूजिक को फॉलो करता है, म्यूजिक को सीख लेता है। इसी प्रकार से किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं डांस में बड़े माहिर होते हैं, कुछ लोग जुडो कराटे में बहुत माहिर हैं, कुछ लोग बॉक्सिंग में बड़े सफल रहते हैं, कुछ लोग बड़े अच्छे डांसर रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की तो यू विल फाइंड के रणवीर सिंह कितना एनर्जेटिक है, मतलब वो डांस के अंदर कितना अच्छा है। ऐसे ही शाहरुख खान डांस के अंदर काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ हमारे पुराने अगर हीरोज़ में लिया जाए तो धर्मेंद्र जो थे वो डांस में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, राजेश खन्ना भी अच्छे नहीं थे, जितेंद्र बहुत अच्छे थे। तो आप ये मान के चलिए जो ये बॉडीली जो मूवमेंट्स हैं, और आपने कभी कभी देखा होगा चौंकों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर एक वो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, कुछ अपने माँ बाप के साथ वो रस्सियाँ बांध लेते हैं और उसके बाद वो एक बांस पकड़ के उस रस्सी के ऊपर एक छोटी सी बच्ची चलती है और बैलेंस बनाते हुए चलती है। वो बैलेंस बनाना भी एक विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता का काम है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। डांस भी अच्छा हर कोई नहीं कर सकता है, एरोबिक्स भी हर अच्छा नहीं कर सकता है, जिम्नास्टिक भी हर व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकता है, बॉक्सिंग और जूडो कराटे भी हर व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि इन क्षेत्रों में जाने के लिए भी आपको एक खास किस्म की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता रहती है। अगर आपके बच्चे के पास वो बुद्धिमत्ता नहीं है तो आप चाहे उसके ऊपर कितनी भी मेहनत कर लेंगे, याद रखिएगा कि पानी में से घी निकालना असंभव काम है। अगर आप अपने बच्चे के अंदर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी इंटेलिजेंस उसके अंदर है ही नहीं, तो याद रखिएगा आप सारी उम्र अपने बच्चे को भी तंग करेंगे, खुद भी तंग होंगे और इसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। और तीसरी तरह की एक चीज यहां पे एक और भी बात आप लोगों को समझनी, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी किस्म की इंटेलिजेंस होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मतलब वो दूसरों की भावनाओं को, दूसरों को चेहरों को देखकर बहुत जल्दी से भांप जाते हैं। इसको हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इसी तरीके से एक खास किस्म की इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो स्पेशियल, मतलब दूरियों को, चीज़ों को, जगहों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। ऐसे बच्चे जो हैं आगे चल के इंजीनियर बनते हैं, सिविल इंजीनियर
बनते हैं और वो बच्चे जो हैं जीवन में चल के आगे अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जब सफल होते हैं तो आमतौर पे उनके सफलता के क्षेत्र होते हैं इंटीरियर डेकोरेशन है, आर्किटेक्चर है, इस तरीके के जहां पर वो जगहों के बारे में उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो वो जगहों के बारे में सोचते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी टीचर ने ये देखना है कि अब उनका जो बच्चा है, जो उनका स्टूडेंट है या उनका खुद का बच्चा है, उसको ज़िंदगी के किसी क्षेत्र में कामयाब करना है, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि उस बच्चे के पास किस किस्म की बुद्धिमत्ता है। अगर आपका बच्चा, मान लीजिए कि एक इंटेलिजेंस होती है जिसे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो इसी का ही भाग है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति जो होता है उसका अपने ऊपर बहुत नियंत्रण होता है। और दुनिया भर में ये देखा गया है, जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून्स बनते हैं, जितने भी बहुत बड़े कामयाब आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून होने के अलावा जो बड़े सोशल वर्कर बनते हैं, रिफॉर्मर बनते हैं, आमतौर पे ये देखा गया, या किसी भी क्षेत्र में सफलता का परचम लहराने वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि उन लोगों को अपने आप को समझना उनको आता होता है। तो पहली चीज तो ये है कि आपने ये देखना है कि आपके बच्चे की आईक्यू क्या है। आईक्यू क्या मतलब, किस तरीके की आईक्यू है। क्या आपका बच्चा मतलब उसके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो आपने उन्हीं इंटेलिजेंस के आधार पे ही सबसे पहले तो बच्चे को उसी क्षेत्र के अंदर लेके जाना है। पहली चीज तो आपको यह समझनी है। यहां पर दूसरी चीज जो आपको समझनी है, अभी अभी जैसे मैंने डैनियल गोलमैन के बारे में बताया था, उन्होंने ये बताया कि जिंदगी में बच्चे कितने कामयाब होंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। यहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस को भी आपको समझना होगा। देखिएगा, जब हम भावुक होते हैं, जब हम रो रहे होते हैं, कभी कभी हमें हंसी का गोता भी लग जाता है, कई बार हम बड़े दुखी होते हैं। आपने देखा होगा कि उस समय हमारे जो फैसले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे फैसले नहीं होते हैं। जब हम गुस्से के अंदर किसी को गाली दे बैठते हैं, किसी का सिर फोड़ बैठते हैं, कोई ऐसा काम कर बैठते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए था, जब हम थोड़ी देर के बाद बड़े आराम में आते हैं, बड़े चैन में पड़ते हैं, शांति होती है, तब हमें लगता है कि हमने बहुत बुरा काम किया है। इसका अभिप्राय यह है कि जब आपने तब वो काम किया था, उस समय आपके भावनाओं से प्रेरित हो रहे थे और आपने अपनी भावनाओं को बुद्धिमत्ता का तड़का नहीं लगाया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी में सफल हों, कामयाब हों, देखिएगा, एक माँ बाप होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आखिर हम इतने प्रयास क्यों करते हैं। जीवन की सच्चाई ये भी है कि जब आपके बच्चे सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, वो आपके पास नहीं होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ज़िंदगी के हम उस पड़ाव पे पहुंच जाएं जब बच्चे हमारे साथ ना रह रहे हों और बच्चे कहीं हमसे दूर रह रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों की कामयाबियों को ज़िंदगी में देख ही ना पाएँ, उससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। लेकिन फिर भी टीचर, फिर भी माँ बाप आखिर इतनी मेहनत कर रहे होते हैं बच्चों पे, किस लिए कर रहे होते हैं? ताकि वो ना भी हों, बच्चे उनके साथ ना भी हों, तब भी उनके बच्चे सुरक्षित रहें, कामयाब रहें, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी में बहुत सफलता का परचम लहराएं, जिंदगी में बड़ी बड़ी बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पे पहुंचें, और ना केवल ऊंचाई पे पहुंचे बल्कि उनकी ज़िंदगी की जो गहराई है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण हो और वो लोग बड़े सुखी और बड़े समृद्ध बने अंदर से, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आपके बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट भी होने चाहिए। अगर आपके बच्चे को घर में बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, इरिटेटिंग हो रही है, माँ से सही ढंग से बच्चा बिहेव नहीं कर रहा है, पिता से सही ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, क्लास में सही ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, तो फिर याद रखिएगा कि बच्चे के अंदर जो इमोशनल प्रॉब्लम है, उस इमोशनल प्रॉब्लम को आप लोगों ने जरूर कैटर करना है, उसका ध्यान रखना है, एड्रेस करना है, उसको समझना है। और हर बच्चा जो है, जैसे कहते हैं ना, हर घर कुछ कहता है, वैसे ही बिल्कुल हर बच्चा भी कुछ कहता है। और कोई भी यहां पर जो बात बुनियादी रूप से आपको समझनी है कि मां के पेट से कोई भी बच्चा अच्छा या बुरा होके नहीं आता है। और मैं यहाँ पे जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं उनको मैं एक विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ, मनोवैज्ञानिक रूप से,
कि मुझे लगभग 34 वर्षों से मैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत बच्चों को, हज़ारों बच्चों से मैंने उनकी ज़िंदगी में बदलने के प्रयास किए हैं, उनसे मुलाकात की है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ख़ास तजुर्बा किया है, वो ये किया है कि जो बच्चा होता है उसकी ज़िंदगी में मुख्य रूप से दो संस्थाएं काम करती हैं। एक होती है टीचर्स और दूसरे होते हैं उसके माँ बाप। अगर माँ बाप और टीचर बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से करेंगे तो बच्चे के अंदर, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों को लेकर पेरेंट्स आते हैं, जी आप हमारे बच्चे की काउंसलिंग कीजिएगा। मैं हर बच्चा जो मेरे पास आता है, मैं उसकी काउंसलिंग करने से पहले उनके माँ बाप की काउंसलिंग करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चा आज जो जिस रूप में हमारे सामने खड़ा है, जिस रूप में वो दिखाई दे रहा है, उसको बनाने के अंदर उसके माँ बाप की और उसके टीचर्स की अहम भूमिका है। अगर हमें ये बात समझ आ जाएगी तो हमारा बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों का, फिर अगर हम लोग अपने बदलाव करना चाहते हैं तो बच्चों के अंदर बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए। तो हम लोगों ने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि घर के अंदर माँ और बाप यानी कि माता और पिता बार बार छोटी छोटी बातों पे तैश में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर आग बबूले हो जाते हैं, सामान फेंक देते हैं, तो भाई आप अपने बच्चों से कोई इससे ज़्यादा बढ़कर उम्मीद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं वो मॉडलिंग के द्वारा सीखते हैं। वो बच्चे देख रहे होते हैं, जो बातें आप घरों में कर रहे होते हैं वो तमाम बातें आप सीख रहे होते हैं। क्लास के अंदर जब एक टीचर एक बच्चे पे गुस्सा करके कापी उसके मुंह पे दे मारती है, तो ये मत समझिएगा, उस टीचर के लिए मैं बता दूं कि वो टीचर ये मत सोचे कि वो बच्चों को कोई बहुत अच्छा पाठ पढ़ा रही है। हम लोग ऐसा करके अपने बच्चों को इमोशनली वीक बना रहे हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चे के अंदर आनी चाहिए वो बच्चे को हम नहीं सिखा रहे हैं। तो बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है। पहली चीज़ ये, अभी तक मैंने जो बातें बोली हैं एक बार मैं फिर से आपको, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको बता दूं कि अगर आपने बच्चों का करियर की चॉइस करनी है, बच्चों को ज़िंदगी में सफलता के परचम लहराने हैं, उसको एक कामयाब इंसान बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखिए कि बच्चे की एप्टीट्यूड, बच्चे का इंटेलिजेंस किस क्षेत्र में काम कर रहा है। कई माँ बाप जो हैं वो बच्चों के पीछे हुए रहते हैं कि भैया तूने तो नॉन मेडिकल ही लेनी है। अब बच्चे के अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं है, उसको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, उसको फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, तो आप ये समझिए कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर आप बच्चे को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, खुद भी परेशान होंगे और ज़िंदगी भर बच्चे को भी परेशान करने की आप तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है ईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि आपकी भावात्मकता, आपकी बुद्धिमत्ता का दोनों का मिश्रण होना चाहिए। आपकी भावनाओं के बीच में आपकी बुद्धिमत्ता का तड़का जरूर लगाना चाहिए, यानी कि जब आप भावुक हों तो आपके अंदर एक समझदारी वाली भावुकता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ होती है एसक्यू बोलते हैं हम इसको, सामाजिक क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि हम कई बार क्या करते हैं, बच्चों के लिए सोशलाइजेशन का कोई समय नहीं छोड़ते हैं। आज की तारीख में माँ बाप ये चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो ये चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो और जैसे वो गोद से नीचे उतरे उसी समय वो सीधा किसी शिक्षण संस्थान में पहुंच जाए। उसके बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, स्कूल में जाना शुरू कर दे, तो स्कूल से घर आए, खाना खाए और उसके बाद वो ट्यूशन्स पे चला जाए। शाम को वो घर आए, थोड़ी देर वो अपना टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम में बिताए और फिर वो खाना खाकर सो जाए। ज़्यादातर माँ बाप इसी परिपाटी के ऊपर काम करते हैं। बच्चों को कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने आस पड़ोस वाले बच्चों के साथ खेलें, लोगों को कैसे डील करना है। उसके कोई फादर अपने बच्चे को, अगर आप ये देखिएगा कि अगर एक खच्चर गाड़ी वाला एक अनपढ़ व्यक्ति जब शुरू में उसके यहाँ पे खच्चर का कोई बच्चा होता है तो वो बच्चे को खच्चर पे लगाने से, मतलब उस गाड़ी पे, खच्चर गाड़ी पे लगाने से पहले बहुत समय तक वो उस खच्चर के बच्चे को साथ में लेकर मतलब के चलता है ताकि वो सीख सके। अब जो बच्चा है वो माँ बाप के साथ कहीं जा नहीं रहा है क्योंकि ट्यूशन का टाइम है, उसके बहुत सारी अपनी पर्सनल मतलब की चीज़ें हैं, तो आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे, मेरा बड़ा सवाल
पेरेंट्स से, टीचर से, कि आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। जब तक वो बच्चा आपके साथ जाएगा नहीं, आप उसको क्या समझा पाएंगे। मैं तमाम लोगों को ये एक आग्रह करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को सोशलाइज करने के लिए थोड़ा सा समय अवश्य दें उनको, चाहे वो उनका टाइम किसी भी तरीके से आप निकालें, लेकिन आप बच्चे के पास पढ़ाई के लिए समय भी होना चाहिए, बच्चे के पास खेल कूद के लिए भी समय होना चाहिए, और बच्चे को सोशलाइज करने का भी होना चाहिए, और बच्चे को स्पिरिचुअलिज्म भी सिखाइए। यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म से तात्पर्य धार्मिकता से नहीं है, यहाँ पर बच्चे को आप थोड़ी सी ऐसी बातें भी समझाइएगा कि जीवन जो है क्या है, लोग किस तरीके से काम करते हैं, ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है, प्रकृति को जब हम कुछ देते हैं तो वो हमें वापस किस तरीके से देती है। ये तमाम चीज़ें भी आप लोगों ने बच्चे को सिखानी है। यहाँ पर जो माँ बाप बैठे हैं, जो टीचर्स बैठे हैं, वो समझेंगे कि ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को इस तरीके की बातें सिखा रहे हैं। और चौथे तरीके की जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडवर्सिटी क्वेश्चन। कि बच्चे के अंदर अगर वो गिर जाए, अगर वो फेल हो जाए, अगर वो जिंदगी में असफल हो जाए, अगर वो जिंदगी में कामयाब ना रहे, ऐसी हालात में वो कैसे बिहेव करेगा, ये उसकी AQ है। AQ का मतलब एडवर्सिटी क्वेश्चन, मतलब बच्चा जो है उसके अंदर रेजिलियंस कैसी है। बच्चा देखिएगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं। अभी कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे काम धंधे फेल हो गए, स्कूलों के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ, शिक्षा में भी बहुत नुकसान हुआ, काम धंधे भी लोगों के बंद हो गए, बहुत सारे लोग मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां हट गई, कुछ लोगों की तनख्वाहें कम हो गई। ऐसी हालात के अंदर आपका बच्चा भी कभी आएगा तो वो बच्चा उस समय क्या करेगा। तो यहां पर आप अगर अपने बच्चे को बहुत सफल और शानदार बच्चा बनाना चाहते हैं, तो आपका बच्चा जब कभी पढ़ाई में असफल हो, जब कभी ज़िंदगी के किसी कंपटीशन में असफल हो, जब कभी किसी चीज़ किसी क्षेत्र में असफल हो, तो मैंने ये देखा है कि अक्सर मैंने एक पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी, तो उनका बच्चा जो था वो स्कूल के अंदर एक किसी कंपटीशन के लिए गया हुआ था, इंट्रा स्कूल कंपटीशन था, यानी कि कक्षाओं का ही आपस में कंपटीशन था, और वहाँ पे वो बच्चा जाकर असफल हो गया। जब बच्चा घर रोता रोता आया कि मेरे साथ तो इनजस्टिस हो गया, ऐसा कर दिया, तो माँ बाप दोनों फटाफट तैयार हो के स्कूटी लेकर और आग बबूले हुए, कान लाल हुए हुए, गाले लाल हुई, आंखें लाल हुई, टीचर से, स्टाफ से झगड़ा करने के लिए स्कूल पहुँच गए। अब आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? देखिएगा, आपका बच्चा असफल हुआ, पहली चीज तो आप इसी पायदान पे सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए था कि आपका बच्चा किस कंपटीशन में गया है। जिस कंपटीशन में वो गया है, क्या उस कंपटीशन में जाने पर, उस कंपटीशन में जाने के लिए क्या उसके पास जो एडिक्वेट इंटेलिजेंस चाहिए थी, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जिसकी मैंने आपसे बात की, क्या वो उसके पास थी? आपका बच्चा एक म्यूजिकल कंपटीशन में गया है, तो क्या आपके बच्चे के पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी? क्या आपका बच्चा जिस क्षेत्र में उसकी बुद्धिमत्ता है, क्या वो उसी क्षेत्र के कंपटीशन में गया था? सबसे पहले तो ये बात देखने की जरूरी है। दूसरी बात है कि अगर आपका बच्चा वहां पर गया है, असफल हो गया है, तो आप अपने बच्चे को आग बबूला होना मत सिखाइएगा, आप बच्चे को धैर्य रखना सिखाइएगा। उसको कहिएगा कि हम आराम से सारी चीज़ों के ऊपर बैठकर विचार करते हैं, ताकि बच्चे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आए। अगर एक बच्चे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का पाठ माँ बाप नहीं सिखा रहे हैं और 1 मिनट में उस माचिस की दी सलाई की तरह आप एकदम आग में भभक गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने दिमाग का तो इस्तेमाल ही नहीं किया है। और जब बच्चों का मामला आता है तो मैंने देखा कि अक्सर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं और भावुक हो जाते हैं। लेकिन हम इस समय बच्चों को गलत पाठ भी पढ़ा रहे होते हैं। हमें बच्चों को यह भी पढ़ाना है कि भाई, आप लोग जिस तरीके से जिंदगी जी रहे हो, अगर आप जिंदगी में असफल हो गए हैं तो भावुकता पे अपना नियंत्रण रखिएगा, आराम से बैठकर सारी पॉइंट पे फैसला कीजिएगा, फिर सोचिएगा। और उसके बाद जब ये सारी चीज हो जाए और आपको जब ये लग जाए कि आपका बच्चा जो है
वो वाकई में ही असफल हुआ है, तो बच्चे को उस असफलता के साथ जीने का मंत्र भी सिखाइएगा। उसे बताइएगा कि ये असफलता क्या चीज़ है। उसे उन तमाम लोगों के एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं जो लोग ज़िंदगी में बहुत सफल रहते हैं, लेकिन बहुत बार वो असफल भी होते हैं। आपने बताना है लोगों को कि जो हमारे सामने लोग कामयाबी के परचम लहराते हुए हमारे सामने खड़े होते हैं, बुनियादी रूप से वो लोग बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी में हर बार कामयाब हुए होते हैं। उन्होंने बहुत सारी असफलताएं देखी होती हैं, और असफलताओं के सामने उस समय उनकी रेजिलियंस कहती थी गिरना और फिर खड़े होना। ये चीज़ आप अपने बच्चे को अगर नहीं सिखा रहे हैं तो फिर समझिएगा कि आप अपने बच्चे को सफलता का सही मायने नहीं सिखा रहे हैं। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये शुद्ध वैज्ञानिक बातें हैं, ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हजारों रिसर्चेज हो चुकी हैं। आप लोग किसी मुगालते में मत रहिएगा कि आप लोग बच्चे को जैसा आप बनाना चाहेंगे वैसा आप बना देंगे। ऐसे मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। ना ही बच्चे को वो बनाने की कोशिश कीजिएगा कि जो नहीं बनना चाहता है। याद रखिएगा कि जिंदगी के हर क्षेत्र के अंदर सफलता के हमेशा पैमाने खड़े रहते हैं। हमारी दुनिया की जो पहली 100 अमीर औरतें हैं, उनमें जो भारत की महिलाएं हैं, उनमें से एक शहनाज हुसैन भी है, जो मूल रूप से एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उन्होंने उसी के माध्यम से सारे काम किए। हबीब नाम के एक व्यक्ति जो हैं, जिनके बहुत सारे हेयर कट के सैलून्स हैं, वो भी 10-20 हज़ार करोड़ रुपए के मालिक हैं, वो भी इसी तरीके से करें। रोहित बल हैं जो कि कपड़े सिलते सिलते उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया, इसी क्षेत्र में कामयाब हो गए। आज की तारीख में लोग मुझसे आकर पूछते हैं बतौर मनोवैज्ञानिक कि सर आप बताइए कि किस क्षेत्र के अंदर आजकल सफलता का ज़्यादा चांसेस हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूं और वो आप लोगों को भी बोल रहा हूं कि बात ये नहीं है कि किस क्षेत्र में सफलता है। जो सफलता का क्षेत्र है वो आपके बच्चे के भीतर है। अगर आपके बच्चे के पास कुछ सब्सटेंस है, वो अपने उसी क्षेत्र में काम कर रहा है जिस क्षेत्र में उसकी आईक्यू है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, सोशली स्मार्ट है, और एडवर्सिटी जब आती है, जीवन में मुसीबतें आती हैं, तब वो उनको सही ढंग से ढाल लेता है, तो आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र में जाएगा उसी क्षेत्र में कामयाब हो जाएगा। हर क्षेत्र के अंदर कामयाबी के बहुत सारे पैमाने पड़े होते हैं जिनको आपका बच्चा छू सकता है। यहां एक चीज आप लोगों को बहुत समझनी जरूरी है कि आप कुछ नहीं हैं। कोई ज्योतिषी, कोई मनोवैज्ञानिक, कोई टीचर, कोई मां बाप, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एक बच्चे के ऊपर ये स्टिग्मा लगा दें, ये बैनर लगा दें, ये स्टिकर उसके माथे पे लगा दें कि तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। ऐसा अपने आप में भ्रम पालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो आपके एक माँ बाप के पूरे जेनेटिकल मेकअप से आता है, और बच्चे के अंदर पूरा एक डीएनए का पैकेज होता है। उसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं, बहुत सारी बुरी बातें भी होती हैं। आपके बच्चे का एक समय है। अगर आपके पड़ोसी का बच्चा जिंदगी में बहुत कामयाब हो गया, किसी रिश्तेदार का बच्चा जिंदगी में बहुत कामयाब हो गया है, तो ज़्यादा डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, जेलसी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे का समय भी आएगा। हो सकता है कि अभी आपके बच्चे का समय ना हो सकता है कि जिस ज़मीन के अंदर आपके बच्चे का बीज डाला गया है वो अभी उतनी उपजाऊ ना हो सकता है कि अभी उसे और पानी की, और खाद की, और धूप की अभी उसे ज़रूरत हो। लेकिन ये याद रखिएगा, अपने जीवन काल में हर बच्चे का समय आता है। हर बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाता है। कभी भी अपने बच्चों से हताश मत होना, चाहे कैसी भी हालात हो जाए। बस आपका काम क्या है कि आपने और टीचर्स ने, यानी कि पेरेंट्स ने और टीचर ने, बच्चे का हाथ नहीं छोड़ना। आपने बच्चे का हाथ थामे रखना है, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों का हाथ छोड़ दिया तो याद रखिए बहुत गंदे किस्म के लोग, नशे बेचने वाले लोग, अपराध करने वाले लोग
आपके बच्चे का हाथ थामने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैं सभी माँ बाप से ये आग्रह करता हूँ, सभी टीचर से ये निवेदन करता हूँ कि आपकी कक्षा का जो शरारती बच्चा है, आपकी कक्षा का जो कम पढ़ने वाला बच्चा है, उसमें भी संभावनाओं को देखिएगा। हो सकता है यही वो बच्चा हो आगे जाके जो आपका नाम रोशन करने वाला हो। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा शरारतें कर रहा है, जो बच्चा पढ़ाई में सही नहीं चल रहा है, वो ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंचेगा। आप लोगों को ये बात एक अपने अंदर समझनी होगी। और मैं यहाँ पर एक और बात भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक स्कूल के मंच से बोल रहा हूँ, तो मैं स्कूल के टीचर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई बच्चे सफल हो जाते हैं, जब भी बच्चे बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं, तो अक्सर उनकी फ़ोटोज़ जो होती हैं वो स्कूल के बाहर बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर टांग दी जाती है। मैं इस प्रथा के बहुत विरुद्ध हूँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि वो बच्चे जो सफल हो गए हैं उनको तो सफलता का श्रेय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके बैनर लगाइएगा, पोस्टर लगाइएगा, लेकिन उन बच्चों की जिम्मेवारी कौन लेगा जो क्लास के अंदर बाकी के बच्चे आपके पास पढ़ते थे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अगर आपके पास कोई जादू है तो आप अपनी वो पूरी कक्षा के बच्चों पे जादू कीजिएगा। और इस बात को भी मैं आप लोगों को समझा दूं, मैं टीचर हूं, मनोवैज्ञानिक हूं, इतने लंबे समय से क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, और आज मैं आप लोगों को एक बहुत भेद की बात बताना चाहता हूं। और वो भेद ये है कि जादू किसी टीचर में, किसी पेरेंट में नहीं होता है, जादू हर बच्चे के भीतर होता है। माँ बाप और टीचर केवल उस जादू को निकलने का मौका देते हैं, उसको अच्छी ज़मीन देते हैं। आप अपने बच्चे का जो पौधा है उसको अच्छी खाद दीजिएगा, उसको अच्छी हवा दीजिएगा, उसको क्योंकि 18 साल तक बच्चे का दिमाग का पूरा विकास नहीं होता है, उसको जैसे हम छोटे पेड़ों के बाहर, सैपलिंग के बाहर गार्ड्स लगाते हैं, ट्री गार्ड्स लगाते हैं, वैसे ही बच्चों को 18 साल तक संरक्षण दीजिएगा, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको पिंजरों में बंद करके आपने रखना है, उनको भी फलने फूलने का मौका दीजिएगा। गमले का पेड़ अपने बच्चों को मत बनने दीजिएगा। शानदार बनाइएगा अपने बच्चों को, वो बनाइएगा जो वो बनना चाहते हैं, और उनको फलते फूलते हुए देखिएगा। और याद रखिएगा, हर बच्चे के अंदर एक जादू होता है। टीचर और पेरेंट्स सिर्फ उस जादू को जगाने का काम करते हैं, उसको माहौल देने का काम करते हैं। नहीं तो इस दुनिया में मैं ये कहता हूं कि अगर किसी टीचर में ही जादू है, अगर किसी मनोवैज्ञानिक में जादू है, अगर किसी वास्तु वाले में कोई जादू है, कोई ज्योतिष में, किसी अंगूठी में, किसी पत्थर में जादू है, तो फिर सब पे क्यों नहीं होता है। अगर हम बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उनके अनुरूप हम उनको एनवायरनमेंट देंगे, तो हमारी कक्षा के, हमारे घर के सभी बच्चे सफल होंगे। और यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं ये आशा करता हूं कि जो मैंने बातचीत आप लोगों से की है, कोई भाषण नहीं था, कोई कहानियां नहीं थी, कोई बहुत बड़े बड़े अलंकृत शब्दों को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उन अनुभवों को आप लोगों से साझा किया जो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल प्रूव्ड हैं, और जो बातें मेरे जो अनुभव हैं उनके ऊपर आधारित हैं। अगर आपको कभी किसी तरह की कोई फिर सलाह चाहिए हो, तो यहाँ पर मैं अपना जो फ़ोन नंबर है वो भी अगर कुछ लोग नोट करना चाहें तो वो नोट कर सकते हैं। दिस इज़ 9416091610। तो आप इस फ़ोन पे मेरे से बातचीत कर सकते हैं, और अपनी जो समस्याएं हैं बच्चों के बारे में, उनके बारे में भी बातचीत हो सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।